我想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠溺的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。अपार्टमेंट का रिनोवेशन पीरियड 3 महीने से 1 साल तक का था। जहां इतना लंबा रिनोवेशन पीरियड होता है वहां कैबिनेट में हाई लेवल का फॉर्मल्डिहाइड होता है। मिस्टर काओ, इसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। तुम ना कुछ ज्यादा ही समझदार हो मिस्टर ताओ। पर मैंने आज यहां आने से पहले कुछ तैयारी भी की थी। मैं टैक्स भी पे करता हूं और कानून के दायरे में रहकर काम करता हूं। मैं इस बिजनेस का कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं और तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ये कागज का टुकड़ा है। इस बात को तुम अच्छे से समझो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। पर क्या आपके पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को यह पता है? और जायुयान के मिस्टर सैंग को भी यह पता है क्या? मिस्टर काओ, आप शायद बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर अपार्टमेंट की वैकेंसी 1 या 2 पॉइंट से बढ़ जाती है तो आप कंगाल हो जाएंगे। पर डिंग फैंग फैंग से शादी करके आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि मिस्टर डिंग के पैसे और इंडस्ट्री में उनका नाम आपको दहेज में मिल जाएगा। सही कहा ना मैंने? हमारा देश दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का स्वागत करता है, लेकिन एक शर्त पर कि बिजनेसमैन को ईमानदारी से काम करना पड़ता है। मिस्टर ताओ, मुझे लगता था कि हमारा एक ही दुश्मन है, जो कि आप हो। प्लीज फॉर्म में आकर प्रिनअप पर साइन कर दीजिएगा। मैं चलता हूं मिस्टर काओ, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मिलेंगे। काओ येरेन ने हमारे इकलौते टेस्टिंग रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, मैं 20 रिपोर्ट लेकर गया था। और तुम्हें वो कहाँ से मिले थे? इंस्पेक्शन ब्यूरो में मेरा एक दोस्त है, उसने दिए थे। और वो टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे कुछ खास काम के नहीं है। तुमने झूठ बोला? हाँ, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा झूठ बोल लेते हो। डिपेंड करता है कि हम किससे और क्यों झूठ बोल रहे हैं। सही है, तो आज दोपहर को आ रहे हो? शायद। शायद का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैं मुझे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो। ओह सॉरी, हाँ मैं चलती हूँ। बाय। चेयर अप, चेयर अप, बाय बाय। क्या हुआ?
नाराज हो? नहीं। तो कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो? बस ऐसे ही। आओ बैठो। देखने दो, तुम्हें बुखार तो नहीं है? ठीक है, रुको। आपने धोखा दिया है मुझे। ये क्या बोल रही हो मिस वू, और मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? आप मुझसे पूछे बगैर मेरे डैड की रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं? हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था ना। मिस वू, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ये बात भूलना मत। हाँ, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था और इसीलिए मैंने ताओ जुनहुई को कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया, और तुम खुद फैमिली डिपार्टमेंट में लॉयर बनना चाहती थी, वो मैंने मान लिया ना। और तुम्हारे कहने पर मैंने किंशी को एम्बेरस भी किया था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हमारे बीच और कुछ तय हुआ था। तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत फिक्र है और इसीलिए वो ताओ जुनहुई के कैरेक्टर के बारे में मुझसे पूछताछ कर रहे थे, और सच पूछो तो मुझे उनकी फिक्र सही भी लगी। 11th फ्लोर पर जो कैमरा रखा है उससे हर किसी पर नजर रखी जा सकती है। अब वो किस पर नजर रखते हैं और किस पर नहीं रखते हैं वो तो उनके हाथ में है, और अगर इस बात का इल्जाम तुम मुझ पर लगाओगी तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? और फिर ताओ जुनहुई और किंशी का पास्ट यहाँ किसी से भी छुपा नहीं है। उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। तो फिर ठीक है। वो जिस तरह से किंशी को ट्रीट करता है वो काबिले तारीफ है, यकीन मानो। मेरी बात सुनो। किसी के लिए भी अपना पहला प्यार भूल पाना मुश्किल होता है, जाहिर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। अब मेरे हस्बैंड जिन को ही देख लो, उसे अपना पहला प्यार आज भी याद है। स्कूल में पढ़ते वक्त पपी लव हो गया, जिसे वो सच्चा प्यार समझ बैठे। लेकिन किंशी ने तो उसका दिल तोड़ा था ना। अब बीती बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बस अब इतना याद रखना है कि तुम उसकी मंगेतर हो। मैंने आज तक कभी उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा है। तुम्हें ना शिकायत करना बंद करना चाहिए। एक बात याद रखना, औरतों के लिए जेलसी जानलेवा साबित हो सकती है। अगर एक बार वो दिमाग में घुस गई तो तुम्हें खत्म करके ही छोड़ेगी। और देखो, प्राउड और कॉन्फिडेंट औरतें कभी जेलस फील नहीं करती हैं। उल्टा तुम्हें तो और अच्छी बातों पर फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ताओ जुनहुई ने तुम्हारे पिता के पैसों की वजह से तुमसे प्यार किया है, और इतना कॉन्फिडेंस तो तुम्हें होना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस है मुझे। पता है हैप्पी मैरिड लाइफ का सीक्रेट क्या है? हमें मान लेना चाहिए कि इस दुनिया में हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं करेगा। ये हम मान लेंगे तभी खुश रह पाएंगे। ये क्या है? तुम खुद ही पढ़ लो। तो तुम इस वजह से नाराज हो? अगर तुम्हें जानना है कि ताओ जुनहुई तुमसे प्यार करता है या नहीं, तो उसका एक तरीका है। उससे पूछना कि वो इस पर साइन करेगा या नहीं। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, इसमें डरने वाली क्या बात है? पर तुम इसे एक बार पढ़ तो लो। उसकी जरूरत नहीं है, सच में। जरूरत कैसे नहीं है? मुझे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये पूरा
अग्रीमेंट ही प्रॉब्लमेटिक है। इसे साइन करने का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार पे भरोसा ही नहीं करते हैं। और तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? अगर तुम्हें कोई धमकाता है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। तुम्हें तो इस अग्रीमेंट को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इस पर साइन कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें मेरी सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। फेफे, हमें हर छोटी बात पर ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। इससे हम ही परेशान होते हैं और हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे खिलाफ होती है। अगर कोई हमें नहीं समझता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। गुस्सा करने से हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना, और मुझे दूसरों की सोच से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हारी सोच से पड़ता है। बस अब शांत हो जाओ। जुनवी, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें पूछना भूल गई कि आज प्रेनअप सेशन कितने बजे रखा है? 3 से 4 तक। 3 से 4 तक, मतलब अब भी वक्त है। मैं आ जाऊंगी सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। बाय। संभल के जाना। ये देख रहे हो? हाँ, आज तुमने जो भी कहा था उसकी वजह से हमने एक ब्लैक कार्ड होल्डर को गवा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की और फैंग यू फाइनेंस के प्रोडक्ट को खराब करने की? तुम्हें पता भी है मिस्टर क्यू का फैंग यू ग्रुप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि आजकल के आए हुए तुम्हारे जैसे अकाउंट मैनेजर को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? इसका हिम्मत से कोई वास्ता नहीं है। फैंग यू के प्रोडक्ट में गड़बड़ है। मैंने एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट की थी। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता चलता कि मैं सच बोल रहा हूं। मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? देखो, मिस्टर क्यू हमारी बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है जिनसे हमें करोड़ों का मुनाफा होता है। अगर आज तुम्हारी वजह से हमारी पार्टनरशिप पर कोई असर पड़ा तो उसकी भरपाई तुम कर पाओगे? एक अकाउंट मैनेजर होने के नाते मेरे क्लाइंट के हित की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। मैं अपने क्लाइंट को कभी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे वर्क एथिक्स के खिलाफ है। तुम गुड। वेरी गुड। पता है, ये जगह तुम्हारे जैसे काबिल लड़के के लिए बहुत छोटी है, इसलिए इसी वक्त निकलो यहां से।
तुम घर जल्दी आ गई? मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि घर आकर नूडल्स बना लेती हूँ और किचन को बिगाड़ देती हूँ, है ना? मैं अभी साफ कर देती हूँ। तुम ठीक तो ना? तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत थी भला? तुम्हें जो भी खाना है बता दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तुम्हें और भी तो कितना सारा काम होता है। अब एक मिनट, तुम वापस क्यों आ गए? वो मैं कुछ लेने के लिए आया था, वो लेकर वापस चला जाऊंगा। ओह एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं साफ कर दूंगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मैडम आपका ऑर्डर। किंशी, तुमने 2 प्लेट राइस क्यों मंगवाई थी? बहुत भूख लगी है। ठीक है, बताती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कुछ खाना बनाकर तुम्हें ऑफिस में भेजूंगी और तुम्हें सरप्राइज दूंगी, और अगर तुम्हें पता चल गया तो मेरे पास प्लान बी ये था कि तुम्हें कह दूंगी कि ये सब मैंने बनाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। पर तुम्हें अचानक से ऐसा ख्याल क्यों आया? अचानक नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी और मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि इतने दिनों से तुम मेरी हर छोटी बड़ी चीज का इतना ख्याल रख रहे थे कि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। सच कहो तो मैं बताना चाहती थी कि हम दोनों एक ही हैं। मुझे भी तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारे लिए सच में कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें नहीं आता, ठीक है? आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि हुआ। मुझे पता है कि तुम्हारा अपना काम है और जिंदगी भी है और तुम करियर और फैमिली के बीच हमेशा फैमिली को ही चुनोगे, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए फैमिली कोई मुसीबत बन जाए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक आजाद जिंदगी जिए, वो भी सैक्रिफाइस किए बिना। अगर मेरी जॉब कभी छूट जाए तो फिर क्या होगा? मैं हूं ना, और देखना तुम्हें एक न एक दिन बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जिस तरह की जॉब तुम अपने घर में किया करते थे बिना किसी भी कंडीशन के, और जहाँ काम करने में तुम्हें सच में बहुत मजा आए। और तुम जो भी करोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, जैसा आज तक तुमने मेरा साथ दिया है। थैंक यू। ये तो मुझे कहना चाहिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। तुमने भी तो मेरा साथ दिया है। हाँ जी, मैं लेके आती हूँ। तो मुझे लगता है हमें इसे रैप अप कर देना चाहिए। मिलते हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। तुम आज पहली बार तो मुझसे नहीं हार रही हो ना? मैं? डार्लिंग, तुम अब भी कितनी नादान हो। हार जीत तो चलती रहती है। अगली बार का लंच मेरी तरफ से। हाँ, पता है अग्रीमेंट साइन करने से पहले मिस्टर काओ किससे मिले थे? मिस्टर टिंग, आखिर हम मिल ही गए।
काओ यूरेन आखिर मिस्टर डिंग से मिलने क्यों गए? कोई भी वजह हो सकती है, पर वो फैंग फैंग के लिए अपना प्यार जाहिर करने तो नहीं गया होगा। मिस हुई, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे मात दे रहा है। हमने उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया है। एक भी पहलू के बारे में जांच करना नहीं छोड़ा। मुझ जैसी लड़की जिसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है, मुझे भी लगता है कि वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। ये बात अलग है कि उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर उसके पास जितने भी फंड्स हैं उससे वो मुनाफा तो कमा ही सकता है। कहीं उसने मिस्टर डिंग से कोई डील तो नहीं कर ली है? हो सकता है। भले ही मैं काओ यिरेन को नहीं जानती हूँ, पर मिस्टर डिंग को तो जानती हूँ। वो भी तो एक बिजनेसमैन है। अगर वो काओ यिरेन को फंड्स देने के लिए मान के होंगे तो उनके बिजनेस के लिए भी उसमें जरूर कोई फायदा होगा, और वो फायदा उस प्रॉपर्टी से ज्यादा बड़ा होगा जिसे वो चाहते थे कि काओ यिरेन छोड़ दे। इससे तो हमारा नुकसान है। वो कैसे? देखिए ना, हमें प्रिनअप के लिए इतने पैसे भी नहीं मिले ना, जितने हमने हमारे वकील और बाकी सर्विसेज के पीछे लगाए हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना मुझे लग रहा था। मुझे लग रहा है कि काओ यिरेन के जाल के अलावा भी इसमें और बहुत कुछ है। यही बात मुझे खाए जा रही है। मिस हुई, कहीं आप भी तो मुझे फंसा नहीं रही है ना? तुम तो खुद ही इसी डिपार्टमेंट में काम कर रही हो, तो फिर इतना शक क्यों कर रही हो? एक बात बताओ, बेवकूफ़ बनने के अलावा तुमने आज तक और क्या सबक सीखा है? मैं इसे सबक तो नहीं कहूँगी, पर दिनों दिन तक हार का सामना करने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ है। मैं सुन रही हूँ। अगर मुझे खुद को कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करना है तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ताओ जुनहुई के मुकाबले में वो मुझसे बेटर चॉइस है। उसके पास रिसोर्सेज और कनेक्शंस भी है, इसलिए वो ज्यादा केपेबल और इन्फ्लुएंशियल है। गिनती अच्छी कर लेती हो। और फिर आपने मुझे 11th फ्लोर की उस ऑकवर्ड पोजीशन पर भी तो रखा है। उसकी वजह से ताओ जुनहुई पर नजर रखना तो पक्का नहीं है। ऊपर से आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अब चाहती हैं कि मैं अपने बारे में सोचूं। तुम अभी सीख रही हो। मुझे पता है कि आप भी पहले सेल्फ सेंटर्ड हुआ करती थी। किंशी, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? यही कि मैं सुंदर हूँ। तुम्हारी सबसे खास बात यह है कि तुम तेज तर्रार हो और तुम पर किसी चीज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी सबसे बुरी बात यह है कि तुम हमेशा जल्दबाजी में रहती हो, ओवर एम्बिशियस भी हो। खुद पर कंट्रोल कैसे रखना चाहिए इस बात का तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, पर मुझे एक मौका तो मिल ही सकता है ना। मेरी कुछ शर्तें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी मामले को अपने हाथों में मत लेना। नहीं लूंगी। कंपनी के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन को कभी मत छुपाना। कभी नहीं छुपाऊंगी। और जब मैं कोई टास्क दूं तो उसे कभी मना मत करना। आपके दिए हुए सारे टास्क मैं पूरे करूंगी और आप ही मेरी सब कुछ है। वेरी गुड। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है। आप मेरे लिए इसे पढ़ लेंगी प्लीज? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैडम फिक्र मत कीजिए। हालांकि आप प्रॉपर्टी ओनर सर्टिफिकेट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, फिर भी इस घर पर आपका आधा हक है, क्योंकि इसे आपने अपने पति से शादी करने के बाद खरीदा था। आपके पति की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी विरासत में बदल गई है। आप और आपका बेटा दोनों ही विरासत के हकदार हैं। इस घर पर भी आपका उतना ही हक है जितना आपके बेटे का, तो वो आपको घर से नहीं निकाल सकता। डोंट वरी। ठीक है, समझ गई ना? हाँ, अरे शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैडम आप मेरे साथ एक फोटो खींचिए ना। क्या मेरी फोटो खींचो। 3, 2, 1 ग्रेट। हाँ, शुक्रिया बेटा। हाँ, कुछ भी काम हो तो बताना। हाँ
मिस केन, अब वो फैमिली डिपार्टमेंट में वापस क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, पर हम भी आपको मिस करते हैं और चाहते हैं कि आप वापस आ जाए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल। वो फैमिली डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है और फिर मैं कंफर्ट जोन से निकलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक लॉयर के लिए लर्निंग पीरियड कभी खत्म नहीं होता। मैं यहीं पर खुश हूँ। मेरा अभी बहुत सारा काम बाकी है। कुछ काम हो तो कॉल करना। हाँ ठीक हाँ है। ठीक है। मैं इस वक्त तुम्हारी बैंक के पास ही हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ। वो मेरी आज एक्स्ट्रा शिफ्ट है तो मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा, ये बैंक वाले एक्स्ट्रा शिफ्ट कब से करवाने लगे? दरअसल वो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है तो हमें रुकना पड़ेगा। ट्रेनिंग? तुम कहाँ हो अभी? और ये आवाज़ कैसी है? फिर से बताओ तो, क्या कहा उन्होंने? मुझे बस इतना ही कहना है कि ये जॉब मुझे सूट नहीं करती। तुमने अभी कहा कि उस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट था और तुमने अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी खोने के जोखिम से बचाया और इससे तुम्हारी बैंक पर आने वाली मुसीबत भी टल गई, लेकिन इस वजह से तुम्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। सबके सब कमीने हैं। तुम काई, मिस्टर क्यू का अभी कॉल आया था कि उनके द्वारा पेश किए गए क्रेडिट प्रोडक्ट्स को रद्द करने की वजह से हम पर बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने मुझे इस हफ्ते न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी के इंचार्ज से मिलवाने का वादा किया था और अब वो वादा कभी पूरा नहीं होगा। ये सब कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? आप बैठिए, शांत हो जाइए, बैठिए। अरे पानी पीजिए थोड़ा, एक सिप लीजिए। नहीं। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं संभाल लूंगा तो आप मानेंगे? बताओ। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, आप ऐसे हर किसी को धमकी दे सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत समय से इसके पीछे पड़े हो। आपकी इंचार्ज से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया? असल में हमने फेंग यू के प्रोडक्ट को बेचकर लाखों का मुनाफा किया है, ये तो समझो। क्या कहा काहे? तुम्हें पता भी है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि हमने उनको प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प की थी। इतना ही नहीं, हमने प्रोडक्ट को हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को भी बेचे हैं। अगर उसमें कुछ भी खामी रह जाती है तो क्लाइंट्स के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, वो तो बताओ। क्या कहा? खामी निकली? फेंग यू एक बहुत ही बड़ी एस्टैब्लिश फाइनेंस कंपनी है, समझे? हाँ, बाय द वे, मैंने सुना है कि यांग हुआ का हौसला बढ़ाने वाला और कोई नहीं पर तुम ही थे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। उसे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी उसे यहां अकाउंट मैनेजर का जॉब मिल गया और उसके साथ हक भी। मैंने उसे ये जॉब ना उसकी कैपेबिलिटी और सिंसेरिटी को देख कर दी थी। और एक बात बताऊं, अकाउंट मैनेजर का काम उसके लिए बहुत ही छोटा है। जब वो कनाडा में बेस्ट फाइनेंस कंपनी में काम करता था तब वो वाकई में बहुत अच्छा काम करता था। और मैं वादा करता हूँ, उसने कहा कि डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव है। क्या बात कर रहे हो? ये झूठ निकला तो जिम्मेदारी लोगे? बताओ मुझे। उसे नौकरी से निकाल दिया है ना, तो अब क्या चाहते हो आप? हाँ, क्या है? मिस्टर काई, आपको बाहर आना होगा। क्या हुआ? यंग हुआ फिर से ऑफिस आ गया है। क्या वापस आ गया? अच्छा मौका है, मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। वापस क्यों आया हो? तुम कौन हो? बैठ जाइए। मैं यंग हुआ की वाइफ हूँ। ये तो खुद ही बच्चे जैसा है। हाँ? ऑफिस में काम बिगाड़ने के बाद अब वाइफ को आगे कर रहे हो। अगर मर्द हो तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपका नाम क्या है? मैं जिया हूँ। आप ही यहाँ के मैनेजर हैं? आप ही ने मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाला? तो क्या आप मुझे उसकी वजह बता सकते हैं प्लीज? वजह? मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने हस्बैंड से क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ?
और तुम सुन लो, इसी वक्त मिस्टर क्यू से माफी मांगो और अपनी गलती को सुधार लो। सुन रहे हो ना तुम? नहीं तो हमारी बैंक के सारे फाइनेंशियल लॉसेस तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे, समझे? बचपन में मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि हमें जिम्मेदारी से पेश आकर बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, खाते वक्त आवाज नहीं करनी चाहिए और बात करते समय दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं। किससे बोल रही हो तुम? मिस्टर जिया, मुझे ऐसा लगता है कि आप कानून नहीं जानते हैं। लेबर लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयज को कुछ सिचुएशन में ही काम से निकाला जा सकता है। 1, अगर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट में नहीं बैठता है। 2, अगर वो एम्प्लॉयर के नियमों का उल्लंघन करता है। 3, लापरवाही करना, पक्षपात और धोखाधड़ी या एम्प्लॉयर का बड़ा नुकसान करवाना। 4, दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना। 5, लेबर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो तो। 6, अगर उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो तो बताइए, यंग हुआ ने इनमें से कौन सा कानून तोड़ा है? तो ठीक से सोच कर बताइएगा। यंग हुआ ने प्रोडक्ट्स के डिफॉल्ट के बारे में कंपनी को आगाह करके बैंक का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। अब बताइए, कौन सा कानून तोड़ा है यंग हुआ ने? वैसे भी वो काम इसके दायरे में था ही नहीं। अकाउंट मैनेजर का काम होता है अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। वो बैंक और क्लाइंट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बताइए कि इसके अलावा उसे और क्या क्या करना होता है। ठीक से सोचकर बताइएगा। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? मैं नहीं, आप। लेबर लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर किसी को भी तब भी नहीं निकाल सकता अगर उसे कोई एम्प्लॉय काम में कमजोर लगे। ये मैं नहीं, कानून कहता है। ऐसे हालात में कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकती है, जो उसके एम्प्लॉयर का काम है। अगर आप एम्प्लॉय को फिर भी निकालना चाहते हैं तो आपको उसे टर्मिनेशन से 3 दिन पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा और एम्प्लॉय को उस पीरियड की सैलरी भी देनी पड़ेगी। आपकी कंपनी की ओर से लेबर लॉ का उल्लंघन हुआ है, आर्बिट्रेशन कोर्ट या मीडिया, आप किसी एक को चुन लीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगी, आखिरी फैसला वहीं होगा। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? मैं पूजियांग की शेंगन हुई कंपनी की लॉयर हूँ। नाम है किंशी। इसे निकालने से पहले आपको मुझसे निपटना पड़ेगा, ये बात याद रखना। चले? मिस्किन, एग्जिट क्या है? पहले क्यों नहीं बताया? सही कहा। चलो आज रात को उसको इम्प्रेस कर देना, समझ गए ना? मिस्किन, मुझे पता था हम फिर मिलेंगे।
यहाँ अकाउंट मैनेजर बनकर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे साथ काम करना चाहोगे? मिस्टर क्यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। दरअसल आपको जो तकलीफ हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज तो मजा ही आ गया। ये क्यों जियान शियांग है ना, इन्हें सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हम लोग भगवान मानते हैं। इनकी टेक्स्ट बुक में ना सारे क्लासिक केसेस रिकॉर्ड किए हुए हैं। और पता है, हमारे सिक्योरिटी कोर्स में लेक्चर सुनने वाले इनके बहुत बड़े फैन थे। ये बात तो सब जानते हैं। कोई भी आदमी होगा ना, वो इनसे पंगा लेने से 10 बार सोचेगा, क्योंकि सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और पता है, तुम सुन रहे हो ना, आखिरी साल में हम दोनों ने यूनिवर्सिटी इन्वेस्टमेंट सिमुलेशन कंपटीशन में हिस्सा लिया था और हम दोनों की जिंदगी बदल गई थी। सोचो कितने अच्छे थे। हे, तुम गैस करो ना कि पहला इनाम किसने जीता होगा। मुझे तो लगता है उसी आदमी ने जीता होगा। गलत। पता है, वो कंपटीशन ना 1 महीने चली थी। कोई भी हिस्सा ले सकता था और जीतने वाले को लाखों पैसे मिलने वाले थे। तो यांग हुआ और मैंने मिलकर एक ही अकाउंट बना लिया था। मुझे याद है, मार्केट इंडेक्स उस वक्त 4289.72 से शुरू होकर 3686.92 पर खत्म हुई थी, वो मुझे याद है, जिससे 12.02% रिड्यूस हो गए थे। हम दोनों के पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त था, जिसमें 17 यील्ड्स कमाने के लिए 17.32%। समझो क्या मतलब हो सकता है? फर्स्ट प्लेस। गैस करो, दूसरी प्लेस के लिए कितने यील्ड्स होंगे? मुझे तो सच में शर्म आ रही थी कि वो कितने बेवकूफ थे। सिर्फ 10.02%। सच में पागल थे वो। ऐसा कोई कर सकता है क्या? वाह वाह, तुम ये स्टूपिड गेम खेलना बंद करो ना यार। इस बिद्दू से लड़के ने यील्ड्स को 14.3 तक राइज कर दिया है और अब उसने बेच भी दिया। ये डोंगफेंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 12.26 युआन है। मुझे याद है, उसने 11.76 युआन से खरीदे थे। अब क्या करें? उसका गेन 3 से 4% का है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पोजीशन ओपन करें क्या? नहीं, ओपन करते हैं ना। मैंने 4 शेयर्स ले लिए हैं और चारों हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। चलो ना, ले लेते हैं ना। इट्स ओके। नहीं। हमने ये जिंक केमिकल फाइबर की बात की थी ना, हमने रिसर्च भी किया था। अगर प्राइस 6.90 युआन से 7.20 युआन के बीच में है तो हम खरीद सकते हैं ना। हाँ, अब तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं ना। नहीं, होंगचेंग के शेयर्स 20.58 युआन तक बढ़ गए हैं और तुम्ही ने कहा था ना कि 21 युआन से नीचे होंगे तो हम खरीद लेंगे। अरे बोलो ना, खरीद लें। सुनो, ले क्या यांग? अरे तुम्हें हो क्या गया है? तो तुम्हारे हाथ से दूसरी जगह इसलिए चली गई क्योंकि तुमने कोई पोजीशन नहीं खोली और ऐसे ही बैठे रहे। 23 अगस्त को हमने होंगचेंग के 2000 शेयर खरीदे 20.62 युआन से और 27 अगस्त को उन्हें 19.50 युआन में बेच दिया। और आखिर उस पिद्दू लड़के ने 17.6% से टॉप रैंक बनाया, जो कि दूसरी जगह से थोड़ा ही ऊपर था। तो इस नाकामयाबी के पीछे कौन जिम्मेदार था? तुम ही थे ना? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का काम करना अपने बस की बात तो है नहीं। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टॉक एक्सचेंज की जगह बैंक में जॉब करनी शुरू कर दी। तभी से मैं दूसरों के पैसे गिन रहा हूँ। फिर भी आज तक मैं इसके सामने सिर उठाकर खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, जैसे कि मैंने इससे पैसे उधार लिए हो। बहुत धमकाता है। तुम 1 घंटे से बोल रहे हो कि मुझे हीरो के बारे में जानना है। मिस्किन, तुम भी इसकी जैसी हरकतें ना करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए।
कभी कभी हीरो को छोड़कर सपोर्टिंग कास्ट को भी सुन लेना चाहिए। पता है मैं 1 घंटे का कितना चार्ज करती हूँ? ये सब मुझे मत बताओ, मैं दिन के 8 घंटे तक पैसों के बीच में ही रहता हूँ। कॉन्टेस्ट के बाद मुझे एक कॉल आया था। हेलो हेलो, मिस्टर यांग हुआ बोल रहे हैं ना? मैं किन जियांग, शायद तुम मुझे पहचानते होंगे। मैं सोच रहा था कि हम मिलकर बात कर सकते हैं क्या? बोलिए। हाँ, पता है क्या, सभी स्टूडेंट्स के बीच मेरा ध्यान तुम पर ही गया। किसी ने मुझसे शर्त लगाई थी कि जब तुम क्रैक करोगे तब तुम पोजीशन खोलोगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। गेम हारने के बाद मुझे आज सच्चाई का पता चल गया है। एक ट्रेडर होने के नाते हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और वो अंत तक टिका रहना चाहिए। मुझे बताओ, तुमने अपने फेलियर से कुछ सीखा है क्या? मैंने सबक सीखा है कि जो साथी हमें धीमा कर देता है वो हमारे लिए और भी खतरनाक होता है। तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? तो ग्रेजुएशन के बाद मैं कनाडा चला गया और वहां 2 साल पढ़ने के बाद मैं फंड मैनेजर बन गया। जरा सुनिए, 2 फ्लास्क लेके आइए। मुझे भी। हम एक ही ले लेते हैं, शेयर कर लेंगे।